हेलो दोस्त, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त कुमार आज़ाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस हब बाय कुमार आज़ाद। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्त। जो अपवहन तंत्र है, इंग्लिश में अगर हम बोलें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है, यानी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, और थ्योरी के साथ साथ जितने क्वेश्चन उस पर बनते हैं दोस्त, उसको भी आज हम डील करेंगे। तो आप बने रहिए। केवल हम थ्योरी ही नहीं बताएंगे, और उस थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी से, उस नदी तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को हम वन शॉट क्विक रिवाइज करवा दें आपको। तो आप बने रहिए और हेडिंग लगाते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। चलिए दोस्त, तो हम हेडिंग लगाते हैं भारत की नदियाँ, या फिर आप सिंपल लगा सकते हैं अपवहन तंत्र या नदी तंत्र। आप लगा सकते हैं सिंपल हेडिंग अपवहन तंत्र। अपवहन तंत्र, अपवहन तंत्र। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें दोस्त तो बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। तो इस अपवहन तंत्र के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्त, नदी का जो विभाजन किया गया है, वो नदी का विभाजन देखें दो रूप में किया गया है। मेनली जो नदी का विभाजन है दोस्त, वो दो रूपों में है। तो हम पहले नदी का जो वर्गीकरण है उसको हम लेते हैं। अच्छा, जो थ्योरी है दोस्त वो कहो काफी शॉर्ट देंगे, और उस थ्योरी के साथ जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम वन शॉट में ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए, तो पहले हम देखते हैं नदी का जो वर्गीकरण है ना, नदी का वर्गीकरण। नदी का वर्गीकरण, नदी का जो वर्गीकरण किया गया है दोस्त, वो दो भाग में किया गया है। पहली बार मुख्य रूप से जो नदी का वर्गीकरण है वो दो भाग में है। नदी का वर्गीकरण, दो तरह की नदी है दोस्त। एक तो वो नदी है, एक तो नदी है जिसको बोलते हैं हिमालयन नदी। एक नदी है दोस्त हिमालयन नदी, हिमालयन नदी। और एक जो नदी है दोस्त वो क्या है, अनुगामी या अनुवर्ती नदी। अनुगामी, अनुगामी, या इसको बोलते हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती नदी है। क्या मतलब है दोनों का, तो आप समझिए। तो हिमालयन नदी का मतलब दोस्त ऐसा नदी जो हिमालय के निर्माण होने के पहले बह रहा है। हिमालय के निर्माण होने से पहले जो नदियां प्रचलित थी उसको बोलते हैं दोस्त हिमालयन नदी। तो हिमालयन नदी का मतलब सिंपल समझ के दोस्त, हिमालय जो पर्वत है जिसमें देखें चार भाग है, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है ना, लघु हिमालय है, शिवालिक है। तो इनके निर्माण होने के पहले से जो नदी बहती आ रही है उसको हिमालयन नदी बोला गया। इसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है। अच्छा, अनुगामी या अनुवर्ती नदी का मतलब होता है दोस्त कि जो ढाल का अनुसरण करते हुए, जैसे आपको पता है भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो भौगोलिक भौगोलिक जब आप है ना अवलोकन करेंगे भारत का, तो जो पश्चिमी हिस्सा भारत का वो उठा हुआ है, और पूर्वी हिस्सा क्या है, थोड़ा नीचे है। तो नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम से किधर है, पूर्व की तरफ है। तो जो ढाल का अनुसरण करके जो नदियां बहती है उसको अनुगामी या अनुवर्ती नदी बोला गया। और जो हिमालय के निर्माण से पहले बह रही है उसको क्या बोलते हैं, हिमालयन नदी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे हिमालयन नदी का सिंपल सा मतलब क्या है दोस्त, हिमालय के निर्माण से पहले, है ना, हिमालय के निर्माण, हिमालय के निर्माण, है ना, से पूर्व, हिमालय के निर्माण से पूर्व में, हिमालय के निर्माण से, है ना, पूर्व में बहने वाली नदी, बहने वाली, बहने वाली नदी। तो जो भी नदी हिमालय के निर्माण से पहले प्रचलित थी उसको हिमालयन नदी बोला गया। इसमें कौन कौन है, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें है आपका सिंधु, कौन है, एक है सिंधु। फिर देखेंगे तो एक है झेलम, है ना, झेलम। फिर देखेंगे तो चिनाब, है ना, चिनाब। इसके अलावा देखें तो रावी, है ना। ये सब नदियाँ जो है दोस्त हिमालय के निर्माण होने के पहले से भी प्रचलित है। हिमालय के निर्माण से पहले भी ये नदियाँ प्रचलित थी, यानी हिमालय के निर्माण के पहले भी बहती थी। और जो नदी ढाल का अनुसरण करती है और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको पता है ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ कुछ नदियाँ लगभग अप्रॉक्सीमेट 23-24% जो नदी है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में। मोस्टली 70% नदी जो गिरती है दोस्त वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो नदी ढाल का अनुसरण करके बह रही है उसको बोलते हैं अनुगामी या अनुवर्ती नदी। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब है ढाल का अनुसरण, ढाल का अनुसरण, ढाल का अनुसरण, है ना, करने वाली, करने वाली नदी, करने वाली
नदी को क्या बोलते हैं, अनुगामी या अनुवर्ती नदी। इसमें कौन कौन नदी है दोस्त, इसमें है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आपने नाम सुना होगा। इसमें आता है दोस्त गोदावरी, है ना, गोदावरी। गोदावरी के अलावा देखेंगे तो कृष्णा और कावेरी, इसके अलावा देखें तो कृष्णा, है ना, फिर देखेंगे तो कावेरी। तो ये सब जो नदी है दोस्त, ये सब बेसिकली क्या है, अनुगामी या अनुवर्ती नदी है। सिंपल है, दो तरह का वर्गीकरण है, आप समझ गए होंगे। एक तो है हिमालयन नदी, जो हिमालय पर्वत के निर्माण होने के पहले से बह रही है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास भी है, सतलज भी है। अच्छा, अनुगामी या अनुवर्ती का मतलब है जो नदी ढाल का अनुसरण करके बह रही है, उसको बोलते हैं अनुगामी या अनुवर्ती। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, और कौन है, कावेरी है। तो आइए हम एक एक करके डील करते हैं। तो पहला हम जो हेडिंग लगाते हैं दोस्त यहाँ पे, वो कौन है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है दोस्त, कि जो हिमालयन नदियां हैं, जो हिमालयन नदियां हैं, उसमें जो जल मिलती है, हिमालयन नदियों को जो जल की प्राप्ति होती है, वो वर्षा से भी होती है और बर्फ से भी होती है। क्योंकि हिमालय क्या है, बर्फ की पहाड़ी है। तो हिमालयन जो भी नदियां हैं, वहाँ पे जो जल की प्राप्ति होती है, हिमालयन नदियों को जो जल की प्राप्ति होती है, उसके दो स्रोत हैं। या तो वर्षा से होगा, और सॉरी, या तो नहीं बोल सकते हैं, दोनों से होती है, वर्षा से भी और बर्फ से भी। यही कारण है कि ये सब नदियां कभी सूखती नहीं है, हमेशा सदाबहार होती है, 12 मासी नदी होती है, या सदा नीरा इसको बोलते हैं। ऐसे नदी जिसमें हमेशा सालों भर, है ना, जल भरा हुआ हो, उसको सदा नीरा नदी या 12 मासी नदी बोलते हैं। तो ये सब नदियां सदा नीरा या 12 मासी है। क्यों? क्योंकि इसमें जल की प्राप्ति वर्षा से ही नहीं होती है, इसके अलावा बर्फ से भी होती है। तो जब जल की प्राप्ति वर्षा और बर्फ दोनों से होती है, तो पानी की तो कमी होगी नहीं। इसका मतलब ये सब नदियां क्या है, सालों भर पानी से भरी रहती है, इसलिए इसको सदा नीरा या 12 मासी नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर अनुगामी या अनुवर्ती नदी में देखेंगे, तो यहाँ बर्फ से जल की प्राप्ति नहीं होती है, केवल वर्षा के माध्यम से ये नदियां जल की प्राप्ति करती है, इसलिए इसको मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। बताइए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हिमालयन नदियां हैं, जो हिमालयन नदियां हैं, यहाँ पे जल की प्राप्ति, शॉर्ट में लिखें, जल की जो प्राप्ति है इन नदियों को, वो कैसे होती है, तो लिखेंगे वर्षा से भी होती है प्लस बर्फ से भी होती है, बर्फ से होती है। तो चूंकि जल की प्राप्तियां वर्षा और बर्फ दोनों से हो रही है, इसलिए ये जो नदी है ना, अतः अतः यह नदी कैसी होती है दोस्त, 12 मासी, सदा नीरा। यह नदी क्या है, यह नदी 12 मासी होती है, 12 मासी, 12 मासी, है ना, सदा नीरा, सदा, है ना, नीरा नदी होती है ये। अच्छा, चूंकि हमेशा इसके पास जल होती है दोस्त, इसलिए इसको बोलते हैं नदी क्या है, युवावस्था में है। नदी क्या है, युवावस्था में। ऐसी नदी जिसमें मौसम के अनुसार जल आती है, तो उस नदी को क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। तो अतः यह नदी क्या है, 12 मासी या सदा नीरा हाना कहलाती है, 12 मासी या सदा नीरा कहलाती है। अच्छा, दूसरी बात है, इसी नदी को क्या कहते हैं। अच्छा, ये सब नदियां हिमालयन जो नदियां हैं दोस्त, है ना, हिमालयन नदियां युवावस्था में है। हिमालयन नदियां को युवावस्था समझा जाता है, युवा अनावस्था, युवावस्था, है ना, भी कहा जाता है। हिमालयन नदियों को युवावस्था भी समझा जाता है। आप ऐसे लिखिए, युवावस्था भी समझा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि हमेशा सालों भर इसमें पानी होती है, पानी की कमी नहीं होती है, बर्फ से वर्षा से दोनों से होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 12 मासी नदी या सदा नीरा नदी बोलते हैं। और ऐसे नदी को युवावस्था समझा जाता है। लेकिन ऐसे नदी जो ढाल का अनुसरण कर रही थी, उसको अनुगामी या अनुवर्ती बोलते हैं। इसमें जो जल की प्राप्ति है केवल वर्षा से ही होती है, इसलिए ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है। किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। और ये नदियां मौसमी है, क्योंकि वर्षा से ही जल की प्राप्ति होती है, और वर्षा सालों भर तो होती नहीं है, इसलिए ये नदियां क्या है, मौसमी है। लेकिन ये नदियां क्या है, 12 मासी, हमेशा पानी रहती है। यहाँ पे लिखेंगे जो जल की प्राप्ति है, अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे जो जल की प्राप्ति है ना, यहाँ पे जो जल की प्राप्ति है, जल की प्राप्ति वो कैसे होती है दोस्त, जल की प्राप्ति केवल वर्षा से होती है, केवल वर्षा से होती है ना। अतः 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 यह नदियाँ मौसमी होती है, मौसमी होती है, मौसमी होती है। ये नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये नदियाँ तो युवावस्था में था, हमेशा पानी था इसमें, लेकिन इस नदियों में तो मौसम के अनुसार पानी आती है। जब मानसून आता है तब पानी आती है, और ढाल का अनुसरण करके बहती है। तो ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था समझा जाता है। इन नदियों को क्या बोलते हैं, यह नदियाँ
या फिर आप बोल सकते हैं अनुगामी नदी। अनुगामी अनुगामी नदियों को अनुगामी नदियों को प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था में समझा जाता है ना, समझा जाता है। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे ये दोनों टॉपिक। सॉरी, एक हिमालयन नदी और दूसरा अनुगामी या अनुवर्ती नदी को आप समझ गए होंगे। हिमालयन नदी का मतलब जहाँ पे सालों भर है ना देखें पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि पानी का दो स्रोत है यहाँ पे दोस्त, एक तो वर्षा है और दूसरा देखें बर्फ है। इसलिए ये नदियाँ क्या है, 12मासी है, सदा निरा है और हमेशा पानी भरा रहता है। दूसरी ओर देखेंगे जो ढाल का अनुसरण कर रही है जो नदी, यानी जहाँ पे जल की प्राप्ति केवल वर्षा से होती है, तो वो नदी क्या है, वो नदी क्या है, मौसमी है और इस नदियों को प्रौढ़ावस्था में समझा जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, या आप बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, या तो वो अरब सागर में गिरे या बंगाल की खाड़ी में गिरे, वो सब क्या है, अनुगामी या अनुवर्ती नदी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट हम हेडिंग लगाते हैं। अब जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर अब एक एक करके हम एक एक नदी को लेंगे और उस नदी के बारे में जो शॉर्टकट थ्योरी है वो देखेंगे और उस नदी से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो हम पहले हेडिंग लगाते हैं सिंधु नदी। कौन है दोस्त? तो हम पहले हेडिंग लगाते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या है दोस्त, कि ये जो सिंधु नदी है दोस्त, अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी की लंबाई पहली बात है कितनी है। अच्छा, ये सिंधु नदी है कहाँ, कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर के पास देखेंगे दोस्त, एक सिंधी खिमानी हिमनद है। सिंधी गिमानी हिमनद है या सिंध खिमानी हिमनद है। उसी सिंध खिमानी हिमनद से, यानी तिब्बत में, तिब्बत के जो मानसरोवर हैं दोस्त, तो तिब्बत के मानसरोवर के पास एक सिंध खिमानी हिमनद है, वहां से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तो पहली बात है उद्गम तो आप देख लिए कि तिब्बत के मानसरोवर के आसपास जो सिंध खिमानी हिमनद है वहां से निकलती है। इस नदी की लंबाई अगर पूछें तो कितना है दोस्त, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की। तो हम पहले लिख देते हैं इसका उद्गम, इसका लिख देते हैं दोस्त उद्गम। तो उद्गम कहाँ से है दोस्त, ये तिब्बत के, तिब्बत तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के पास क्या है, सिंघी, सिंघी खिमानी हिमनद, सिंघी खिमानी, खिमानी हिमनद, हिमनद, सिंघी खिमानी हिमनद के पास ये निकलती है और निकलने के बाद ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अच्छा, जब नदियाँ जहाँ गिरती है उसको बोलते हैं संगम या मोहना, और जहाँ से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम। क्या बोलते हैं, उद्गम। तो ये नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, भारत से तो निकलती नहीं है, लेकिन गिरती कहाँ है दोस्त, तो अरब सागर में। तो अगर हम बात करते हैं उद्गम तो ये देख लिए, अगर हम बात करते हैं इसका संगम कहाँ है, तो इसका अगर संगम पूछे कहाँ गिरती है नदी, तो संगम इसका है दोस्त अरब सागर। कहाँ है, अरब सागर। अगर इसका लंबाई पूछे दोस्त, तो लंबाई कितना है इस नदी का, तो लंबाई टोटल इसका है कितना दोस्त, 2880 किलोमीटर इसका देखो टोटल लंबाई है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की लंबाई पूछे दोस्त क्या है, 2880 किलोमीटर है। अच्छा, सिंधु नदी देखेंगे तो ये क्या है, जो भारत का हिमालय पर्वत है दोस्त, तो हिमालय पर्वत आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। तो जो पश्चिमी बाउंड्री है हिमालय का, उसका निर्धारण भी कौन करती है, सिंधु नदी। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी हिमालय का जो सीमा का निर्धारण करता है वो कौन सी नदी है, वो कौन है दोस्त, तो सिंधु नदी है। तो भारत की हिमालयन है ना नदियों में सबसे पश्चिमी कौन है, सिंधु है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत की हिमालयन नदियों में सबसे पश्चिमी सिरा पे कौन है, सिंधु है। तो लिखेंगे भारत की हिमालयन नदियों में, भारत की हिमालयन हिमालयन नदियों में सबसे पश्चिम, सबसे पश्चिम, सबसे पश्चिम में है ना, भारत की हिमालयन नदियों में सबसे पश्चिम कौन है दोस्त, कौन है दोस्त, ये है सिंधु नदी।
सबसे पश्चिम में कौन है, सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु नदी की सहायता कौन कौन करता है, कौन कौन इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है दोस्त। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है, सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी है दोस्त है ना झेलम, झेलम, फिर एक देखें दोस्त चिनाब, फिर एक देखें दोस्त चिनाब, इसके अलावा देखें दोस्त रावी, रावी, फिर देखें दोस्त ब्यास है ना, उसके अलावा देखें कौन है दोस्त, सतलज, सतलज। तो ये सब देखें इसकी सहायक नदी है। अच्छा, कितने सहायक नदी हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, 5 सहायक नदियां हैं और इन पांचों को क्या बोला जाता है, पंचनद। अब अगर आपसे पूछे, यहीं पे हम लिख देते हैं नोट में कि पंचनद का क्या मतलब है दोस्त। पंचनद अगर बोले, पंचनद में काम कौन कौन सी नदी आती है, तो पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आती है। तो इसमें आती है झेलम है ना, चिनाब, चिनाब, इसके अलावा देखिए रावी, ब्यास, ब्यास, और कौन आती है दोस्त, तो सतलज। तो ये सब नदियां आती है किसमें, पंचनद में। तो सिंधु नदी के बारे में देख लिए, उद्गम कहाँ है बताओ, तिब्बत के मानसरोवर के पास जो सिंगिक हिमानी हिमनद है वहां से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, टोटल लंबाई देखें तो 2880 किलोमीटर है, और भारत के हिमालयन नदियों में सबसे पश्चिमी है ना जो बाउंड्री पे है वो कौन है दोस्त, सिंधु नदी है। अच्छा, इसकी सहायता नदी कौन करती है, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, यानी पंचनद देखेंगे तो इसकी सहायता करती है। तो ये तो सिंधु नदी को लेकर हो गया दोस्त। अच्छा, सिंधु नदी से रिलेटेड एक और टॉपिक है दोस्त, जिसको पूछा जाता है बार बार, वो कौन है दोस्त, तो वो है आपका सिंधु नदी जल समझौता। तो एक और जो पूछा जाता है यहाँ से, तो ये तो पहला टॉपिक हो गया। एक पूछा जाता है सिंधु सिंधु नदी सिंधु नदी जल समझौता, जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था दोस्त, सिंधु नदी जल समझौता। किन दो कंट्री के बीच हुआ था, तो एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। कब, 1960 ईस्वी में। नदियों के बंटवारे को लेकर हुआ था। बेसिकली आप देख रहे हैं कि सिंधु की जो सहायक नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, तो ये सब जो नदियां हैं इसमें कितना परसेंट भारत के पास होगा, कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान के पास होगा, सिंधु की पानी का कितना परसेंट उपयोग भारत करेगा, कितना परसेंट पाकिस्तान करेगा। तो इस इससे रिलेटेड देखेंगे समझौता है ये सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अगर देखेंगे तो जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं उस समय सिंधु जल समझौता करने वाले, वो कौन थे, अयूब खान। और भारत के प्रधानमंत्री इधर से कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ कब है दोस्त, तो हम लिखेंगे ये 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1960 ईस्वी में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। अच्छा, इसमें इसमें आप याद रखिएगा, इसमें जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पाक जो पीएम थे दोस्त, वो कौन है, वो थे अयूब खान। कौन है, अयूब खान। और अगर हम बात करते हैं जो है ना भारत के जो पीएम थे दोस्त, वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है। तो ये दोनों प्रधानमंत्री के बीच देखेंगे तो क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। इस समझौते में क्या बोला गया दोस्त, इस समझौते में बोला गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। सिंधु, झेलम और चिनाब पर किसका अधिकार होगा, पाकिस्तान का। और रावी, ब्यास और सतलज की बात करते हैं तो उस पर अधिकार किसका होगा, इंडिया का। एक तो ये बोला गया। दूसरा बात इसमें बोला गया दोस्त कि सिंधु के जल का 20% पानी का उपयोग कौन करेगा, इंडिया यानी भारत। और 80% पानी का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। तो ये दो बात इसमें बोला गया, तो याद रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों पर अधिकार होगा पाकिस्तान का। रावी, ब्यास और सतलज पर अधिकार होगा भारत का। सिंधु के जल का 20% का ही पानी का उपयोग कर पाएगा कौन, भारत। 80% पानी जो सिंधु नदी का है उसका उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। तो यहाँ पे दोनों बात को हम लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पहला जो बोला गया इसमें कि सिंधु है ना, सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, इन तीनों पे अधिकार किसका होगा, इन तीनों पे अधिकार होगा पाकिस्तान का। किसका अधिकार होगा, पाकिस्तान का। अच्छा, इसके अलावा देखें रावी, ब्यास, ब्यास और कौन सा, सतलज, इस पे अधिकार किसका होगा, तो भारत का। इस पे अधिकार किसका होगा, भारत का। एक तो ये बात बोला गया। और दूसरा क्या बोला गया दोस्त कि जो सिंधु नदी है इसके 20% पानी का उपयोग कौन करेगा, भारत। और 80% पानी का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। तो ये तो पहला पॉइंट यहाँ पे सिंधु जल समझौता में था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा कि सिंधु जो नदी है ना, सिंधु नदी है ना, जल लिख देते हैं, सिंधु नदी का जो जल है, इस सिंधु नदी के जल का
20% जो पानी है, 20% जो पानी है वो कौन यूज करेगा, तो ये भारत कौन करेगा दोस्त, भारत। और 80% जो पानी है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। तो यहीं पे लिख देते हैं। और 80% जो पानी है वो कौन यूज करेगा, वो कौन प्रयोग करेगा, तो वो करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको हम शॉर्ट में आपके सामने लिख दिए दोस्त। अगर आपसे पूछे सिंधु नदी जल समझौता तो 1960 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे इस समझौते में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कौन है, जो कि पूछेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान उतना कोई कुछ खास चीज़ तो है नहीं। तो अगर पूछ दे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तो कौन है दोस्त, अयूब खान। और भारत के प्रधानमंत्री खास करके पूछते हैं तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसमें ये पूछ सकता है कि सिंधु नदी जल समझौता में सिंधु नदी कितने % पानी का उपयोग भारत करेगा, तो 20%। और 80% पानी का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। और अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता में तो सिंधु, झेलम, चिनाब इन तीनों पे अधिकार पाकिस्तान का। रावी, ब्यास और सतलज जो बचा इन तीनों पे अधिकार किसका, भारत का होगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट जो नदी है दोस्त वो कौन है, वो है आपका सतलज। नेक्स्ट जो नदी है दोस्त वो कौन है, सतलज है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सतलज, सतलज नदी। नेक्स्ट कौन सा नदी है, सतलज। अब सतलज के बारे में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या इसके शॉर्ट कोर्स थ्योरी हैं, तो आप याद रखिएगा। तो तिब्बत के मानसरोवर, अच्छा जैसे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्त, तो वो भी तिब्बत के मानसरोवर के पास जो चेमयुंग दुंग हिमनद है वहीं से निकलती थी। तो सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर के पास एक जगह है राकसताल, वहां से निकलती है। तो उद्गम आपको पता होगा सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर के पास एक जगह है दोस्त जिसको बोलते हैं राकसताल, तो वहीं से निकलती है कौन, सतलज नदी। तो पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि उद्गम इसका कहाँ है, उद्गम अगर हम पूछें इसका उद्गम कहाँ है, तो एक उद्गम है तिब्बत, तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर। और तिब्बत के मानसरोवर के पास ही एक जगह है दोस्त जिसको क्या बोलते हैं, राकसताल। क्या बोलते हैं, राकस ताल। तो इसी राकस ताल से निकलती है कौन, सतलज नदी। अच्छा, सतलज एक ऐसा नदी है दोस्त, है ना, तो ये तो निकलती है यहाँ से। दूसरी बात है ये किस नदी में मिलती है, यानी संगम क्या है इसका, तो संगम है इसका चिनाब। तो अगर इसका हम संगम की बात करते हैं जहाँ पे ये मिलती है ये नदी, तो संगम क्या है इसका, तो चिनाब नदी में आगे जाके ये मिल जाती है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पूछता है कि दोस्त ये एक ऐसा नदी है जो हिमालय के तीनों पर्वत श्रेणियों को काटता है। यानी यानी अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय के, है ना, जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं उसको काटता है, तो कौन है दोस्त, सतलज। तो ऐसा नदी जो हिमालय के तीनों पर्वत श्रेणियों को काटते या हिमालय के तीनों पर्वत श्रेणियों को कट करता हो वो कौन सा है, सतलज। तो ये भी पूछा गया है दोस्त कि हिमालय के तीनों पर्वत श्रेणी, है ना, हिमालय, हिमालय के तीनों पर्वत श्रेणी, तीनों पर्वत, है ना, श्रेणी, तीनों पर्वत श्रेणी को काटने वाला, तीनों पर्वत श्रेणी को, है ना, काटने वाला कौन है, सतलज है। अच्छा, सतलज नदी आप देख रहे हैं तिब्बत के मानसरोवर जो राकसताल है वहां से निकलती है, यानी इसका प्रभाव भारत में तो है नहीं। तो एक ये भी पूछता है दोस्त कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के अलावा ऐसा कौन सी नदी है ना, जिसका देखेंगे तो प्रभाव भारत में नहीं होता है या जो भारत से होकर नहीं बहती है, तो वो भी कौन है, सतलज है। अच्छा, यहाँ पे तीनों पर्वत श्रेणी का मतलब कौन है दोस्त, तो हिमालय के 3 श्रेणी देखें, काराकोरम है, सॉरी काराकोरम बोल रहे हैं, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है। तो इन तीनों पर्वत श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन है, तो ये है दोस्त सतलज। ये कौन है दोस्त, सतलज। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं सतलज के बारे में, तो सतलज तो बेसिकली यही सब कुछ चीज़ पूछा जाता है, इतना ही काफ़ी है सतलज से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नदी के बारे में, तो नेक्स्ट है दोस्त वो है आपका, इतना अगर आप लिख लिए हैं तो पहले इसको लिख लीजिए दोस्त, उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे।
चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कि कुछ कुछ और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, तो और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और जो पूछे जाते हैं सिंधु नदी की जब सहायक नदी आपको हम बताए थे दोस्त, तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, तो इन सब के बारे में भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो पहला क्वेश्चन वो क्या है दोस्त, वो है कि सिंधु नदी तंत्र में ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम एक ही है, तो वो कौन है, रावी और ब्यास है दोस्त। तो एक पूछा जाता है रावी और ब्यास के बारे में, रावी और कौन है दोस्त, ब्यास, रावी और ब्यास के बारे में। तो रावी और ब्यास दोनों का उद्गम देखेंगे दोस्त तो एक ही है, वो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है वहीं से ये दोनों नदियां निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। बाद में ये रावी नदी चिनाब में मिल जाती है और ब्यास देखेंगे तो सतलज में मिल जाती है, लेकिन दोनों का उद्गम अगर पूछे तो एक ही है, वो कौन है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा या हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के आसपास से ये दोनों नदियां निकलती है। तो इन दोनों नदियों का उद्गम अगर बोले, दोनों नदियों का जो उद्गम है एक ही है दोस्त। उद्गम क्या है, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, वहीं से ये नदियाँ निकलती है। बाद में रावी किस में मिल जाती है दोस्त, चिनाब में, यानी रावी का संगम पूछे तो क्या है, चिनाब, और ब्यास का संगम पूछे तो वो क्या है, सतलज। तो हम अगर यहीं पे लिख दें नोट में लिख दें कि रावी नदी, रावी नदी का संगम, रावी नदी का संगम, यानी बाद में ये किस नदी में मिल जाती है, तो रावी मिल जाती है किसमें, चिनाब में। किसमें मिल जाती है दोस्त, है ना, चिनाब में, चिनाब में। और अगर हम बात करते हैं ब्यास नदी किसमें मिलती है, सतलज में। और यहीं पे लिख देंगे दोस्त, ब्यास नदी का जो संगम है वो कौन है, सतलज है, सतलज है। तो ये भी देखें क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्त यहाँ पे, जैसे हम आपको बताए भी थे कि सिंधु नदी का, सिंधु नदी तंत्र में या सिंधु नदी तंत्र के अंदर ऐसी कौन सी नदी है, या ये भी पूछ सकता है दोस्त सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो केवल भारत में बहती है, तो कौन है, सतलज है। तो भूलिएगा नहीं, ये एकमात्र नदी है जो भारत में बहती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहीं पे कि सिंधु की, है ना, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की, है ना, सहायक, है ना, नदी, सहायक नदी, सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जो कहाँ बहती है, केवल भारत में बहती है, जो जो केवल जो केवल भारत में बहती है, जो केवल भारत में बहती है, भारत में बहती है, वो कौन है दोस्त, तो वो है सतलज। वो कौन है, सतलज है। सिंधु का ऐसा सहायक नदी है दोस्त जिसका प्रवाह केवल और केवल भारत में है। बाकी जो भी सिंधु का सहायक नदी था वो पाकिस्तान में भी बहती है, कुछ कुछ भारत में भी क्रॉस करती है, लेकिन सतलज एक ऐसा नदी है सिंधु की सहायक नदियों में जो कि जिसका प्रवाह केवल केवल कहाँ है, भारत है। चलिए, यहाँ तक अगर हो गया हो दोस्त तो हम आगे बढ़ेंगे, और आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि इंक भी डालना है, इंक खत्म हो गया है और ब्लैक जो कलर है दोस्त वो नहीं आ रहा है, तो आज रहने देते हैं। थैंक्स और जय हिंद।